हेलो दोस्तों, इस सेशन में आपका स्वागत है। और हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का सेशन देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में बोर्ड एग्जाम के व्यू से हम लोग 50 क्वेश्चंस मतलब कि 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, मतलब यहाँ तक हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा इत्मीनान से, फिर हम लोग करेंगे कैलकुलेशन। कह रहा है कि CH3COH का तुल्यांकी भार माने इक्विवेलेंट वेट निकालना है। और ये बात हम लोग को बेखूबी पता है कि सर इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट या फार्मूला वेट बाय एन फैक्टर। तो क्या करते हैं हम लोग कि इसका एन फैक्टर निकालना है, तो नंबर ऑफ H प्लस आयन रिप्लेसेबल, जितना H प्लस को डोनेट करता है कोई पदार्थ उसका एन फैक्टर उसके संख्या के बराबर होता है। तो एक ही हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम से जुड़ा है, तो एक ही H प्लस देगा, मतलब कि इसका एन फैक्टर क्या आने वाला है सर, 1 आने वाला है। रही बात इसके फार्मूला वेट की, तो इसका फार्मूला वेट यदि निकाला जाए तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो एक कार्बन का 12 तो 2 है तो 24 हो जाएगा, प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32 हो जाएगा, अब प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर ये 3 आया है 4 है, और एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है तो 4 का 4 हो जाएगा। इसको ऐड करने के फलस्वरूप 60 आएगा, तो 60 बटा एन फैक्टर कितना इसका 1 है, माने आंसर विल बी 60। मतलब आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 51 क्वेश्चन नंबर के बाद 52 देखने जा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसका क्वांथनांक अधिकतम है, उच्चतम है। तो देखो भाई, नंबर ऑफ आयन बढ़ता है, नंबर ऑफ आयन बढ़ते हैं ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है सर, बढ़ जाता है। अब यहाँ पर है मेरे पास ऑप्शन ए में है 0.1 मोलर FeCl3 होगा, यहाँ पर ऑप्शन में गलती है, FeCl3 है ना, 0.1 मोलर BaCl2 है, और 0.1 मोलर NaCl है, 0.1 मोलर यूरिया है। यहाँ पर सबकी मोलारिटी सेम दी हुई है, तो हम लोग नंबर ऑफ आयन निकालेंगे। तो यहाँ से अगर ये टूटता है तो नंबर ऑफ आयन, एक आयरन होगा और 3 कोलिन होगा, माने 4 मिलेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ आयन कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना है 1। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन जिसमें ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा, एक करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए वही कंसेप्ट समझाएगा कि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, जैसे FeCl3 टोटल आयन 4 होगा, इस तरह से हम लोग बनाए इस क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2 बिलियन A तथा B को और पारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किया गया है। यदि विलायक का प्रवाह A से B की तरफ होता है तब क्या होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, SPM है, और यहाँ से विलायक का प्रवाह A से B हो रहा है, माने A से B के तरफ हो रहा है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि ये सोलवेंट होगा और ये क्या होगा, सॉल्यूट होगा। अगर सॉल्यूशन A हो गया, ये सॉल्यूशन B हो गया, तो इसकी सांद्रता कम है, इसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा है, तभी तो इधर से इधर हो रहा है, मतलब A का सांद्रता ज्यादा है। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं, A इज मोर कंसंट्रेटेड देन B, यही करेक्ट। नेक्स्ट है A इज लेस कंसंट्रेटेड देन B। अब यही ऑप्शन होगा आपका, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन कम है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिसकी वजह से A किधर जा रहा है, B की तरफ जा रहा है। सॉल्यूशन A किधर जा रहा है, B की तरफ जा रहा है, तो B इज द करेक्ट आंसर, माने A इज लेस कंसंट्रेटेड देन B। तभी तो लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर ये प्रक्रिया हो रही है SPM के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 54 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ठीक है ना। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साहब कि जल एवं एसिटिक अम्ल के एक मिश्रण में इतना ग्राम जल है एवं 120 ग्राम एसिटिक अम्ल है, इस बिलियन में जल का मोल फ्रैक्शन बताना है। मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज बताना है, तो मोल प्रभाज किसी का भी निकालो तुम, सबसे पहले मोल निकालना पड़ता है इंडिविजुअल कंपोनेंट का। तो कंपोनेंट यहाँ पर कौन है, जल है, तो जल का अगर मोल निकाला जाए तो मोल जल के लिए निकाला जाए तो क्या हो जाएगा सर, गिवन मास 9 ग्राम है, बट फार्मूला वेट आपको पता है कितना होता है, तो कितना आ जाएगा 0.5। अगर हम लोग मोल निकाले किसका भाई साहब, यहाँ पर मोल हम लोग निकाले जा रहे हैं एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड माने कि CH3COH अभी देखे हैं, इसका दिया गया द्रव्यमान कितना है 120 ग्राम है, बटा मोल निकाल रहे हैं तो गिवन मास बटा
फार्मूला में इसका 60 होता है, माने कि कितना आया 2 आया, मतलब इसका आया 1/2 माने 0.5 का, इसका आया 2। तो हमसे मोल फ्रैक्शन किसका पूछ रहा है, जल का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O अगर निकालना हो तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका मोल ऊपर। तो किसका मोल निकालना है, H2O का। तो H2O का मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें, तो उसका मोल कहां हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, माने 0.5 ऊपर हो जाएगा। अब आई क्या हो जाएगा 2, अब दोनों को जोड़ेंगे तो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर इसको कटा दिया जाए तो दशमलव से दशमलव चला जाएगा, क्यों बाबू, जिसका मोल फ्रैक्शन निकलना उसका मोल ऊपर, अब दोनों को जोड़ते हैं ना तो वही 2.5 आया है। दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो 5/25 आएगा, माने 1/5 के बराबर आ जाएगा। तो 1/5 के बराबर आ जाएगा, माने कि इसको फिर से पॉइंट में दिया है तो क्या हो जाएगा, काटने पर 0.2 के आसपास आएगा। तो वेयर इज बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। मोल फ्रैक्शन में यही कंसेप्ट याद रखना है कि जिस इंडिविजुअल पदार्थ का मोल फ्रैक्शन निकालना हो सबसे पहले सब कंपोनेंट का मोल निकालते हैं, फिर जिसका निकालना हो उसका मोल ऊपर, फिर क्या कर देते हैं हम लोग, जिसका मोल निकालना हो उसका मोल ऊपर और फिर टोटल मोल कर देते हैं जो बिलियन में उपस्थित होते हैं। कह रहा है कि विद्युत अपघट्य का उदाहरण है, माने विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोलाइट, माने निम्नलिखित में कौन एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइट का। तो शुगर होता नहीं है, सोडियम एसीटेट है, ठीक है ना, और यूरिया भी नहीं है। मतलब जो अपने आयन में विघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उसी को इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जाना जाता है, माने विद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। 55 कह रहा है, ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं। कह रहा है कि 5 ग्राम NaOH युक्त इतना ml बिलियन का मोलरता निकालना है। भाई साहब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, कितना है मेरे दोस्त, 250 ml है। 250 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है और यहाँ पर NaOH कितना है, सॉल्यूट है। तो अगर सॉल्यूट का मोल निकालना हो, सॉल्यूट के रूप में NaOH है, तो NaOH का मोल निकालना हो तो क्या होगा, दिया गया द्रव्यमान 5 है और इसका दिया गया द्रव्यमान कितना है, 5 है, और NaOH का द्रव्यमान निकाला जाए तो 23, 17, 23, 24, 16, 40 के आसपास आएगा। और इसको घटाने के बाद 1/8 आएगा। क्या आएगा हो, 1/8 आएगा, है ना, ठीक है, 8 5 40, ठीक है। अब देखिए मोलारिटी निकाल कर रहा है, तो मोलारिटी बराबर होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, माने 1/8 बटा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 250 ml है। 1000 से भाग दे दीजिए ताकि लीटर में चेंज हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, पहला बटा दूसरा गुणे चौथा चल जाएगा 1000 ऊपर, अब बटा क्या हो जाएगा 250, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, है ना, तो 4/8 आ जाएगा, 25 चौका 100, माने कि 1/2 माने 0.5 के आसपास आएगा। तो वेर इज 0.5, बी इज द करेक्ट आंसर, बदलापुर इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बिना समय लिए, बिना विलंब किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या निकालना है। ग्राम तुल्यांक की संख्या निकालना है। आइए एक बार फिर से हम अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ, एक बार फिर पढ़िए क्वेश्चन को, कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मालिटी। क्या होता है भाई, नॉर्मालिटी। आपको पता है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित सॉल्यूट के तुल्यांक की संख्या को, ग्राम तुल्यांक की संख्या, तुल्यांक की संख्या को नॉर्मालिटी के नाम से जाना जाता है ना। डेफिनेशन से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह चीनी का औंठ होता है, शुगर का औंठ हम लोग बचपने से सीखते आ रहे हैं कि 342 होता है। वेर इज 342, यहाँ पर है बाबू, सी इज द करेक्ट आंसर, 342। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये 1 फराडे के बराबर 96,500 कूलम होता है। वेरी 96,500 कूलम, 96,500 कूलम, ये 1 फराडे का वैल्यू होता है। याद रहे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1 फराडे का वैल्यू कितना होता है, 96,500 कूलम के आसपास होता है ना। ये कैलकुलेशन प्रूफ भी हम लोग किए हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोलकर 1 बिलियन बनाया गया। बिलियन में यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। भाई साहब द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट होता है बटा वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है, गुणे 100 होता है। दोनों ही क्या होता है, ग्राम में होता है। तो सबसे पहले वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ कितना है, 5 है, तो 5 रख देंगे, बटा
वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, जल है 95 ग्राम और 5 ग्राम यूरिया सोल्यूट है, तो सोलवेंट प्लस सोल्यूट माने 100 ग्राम क्या हो जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशनवा हो जाएगा, गुणे 100 है तो 100 कट टू के कितना आएगा 5% इज द करेक्ट आंसर, 5 इज द करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चंस, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 61। एक बार फिर से इसी टाइप के क्वेश्चंस है कि 10 ग्राम विलय माने सोल्यूट 90 ग्राम विलायक में घुला है, विलय में विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, विलय का क्या निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत, ये आपके लिए होगा, ये खुद आप बनाएंगे, एकदम उसी पर आधारित ये क्वेश्चंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कुछ आप वर्क भी कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन भी है यार, ठीक है ना। कह रहे वेट ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 90 ग्राम, सॉल्यूशन निकालना हो दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और परसेंटेज ऑफ सोल्यूट तुमसे पूछा जा रहा है तो वेट ऑफ सोल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्यूशन गुणे 100 कैलकुलेट करके 10% इज द करेक्ट आंसर, 10% इसका आंसर आएगा करेक्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि यदि 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल मतलब यही ना होता है, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल कितना ग्राम है साहब 11 ग्राम है, 500 ml बिलियन में, जिसका घनत्व भी दिया है घुला है, तो बिलियन के ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है ना। चलिए इसको कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, आपको दिखा रहे हैं कैलकुलेशन, ठीक है ना। याद रहे कि ऑक्जेलिक एसिड क्या है 11 ग्राम है, बिलियन तुम्हारा 500 ml है, जबकि सॉल्यूशन का डेंसिटी भी दिया हुआ है, तब कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। देखिए यहां पर अच्छा सा सॉल्यूशन दिखाया गया, दिया गया है, ध्यान से देखिए, देखो क्वेश्चन में तुम्हारा वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड दिया है ना, C2H2O4 11 ग्राम है नो डाउट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 500 ml, ये भी इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दिया 1.1 ग्राम पर लीटर दिया है। अब हम लोग जानते हैं डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है, तो मास यहां से निकाल लेंगे सॉल्यूशन का, तो कितना आया 550 ग्राम आ गया। अब हमको परसेंटेज निकालना ऑक्जेलिक एसिड का, तो क्या करेंगे वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड ले लिए बटा वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो क्या हो गया दोस्त यहां पर ध्यान से देखिए, 11 वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बटा सॉल्यूशन हम लोग जोड़ के कितना डेंसिटी के माध्यम से कितना निकाला 550 गुणे 100 है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 2% आ रहा है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर कितना परसेंट आएगा 2% इज द करेक्ट आंसर, 2% इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, है ना, ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं इसलिए थोड़ा सा तेजी चल करेंगे हम लोग। कह रहे कि इतना ग्राम में SOCl2, ठीक है ना, SO2Cl2 के मोल की संख्या बताना है। बाबू मोल बराबर फार्मूला होता है तुमको कि गिवन मास बटा फार्मूला वेट, तो दिया गया द्रव्यमान साहब कितना है 13.5 है, अब बटा फार्मूला वेट इसका निकालना है, सल्फर 1 है तो इसका होता है 32, अब प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना अगेन 32, अब प्लस क्लोरीन का 35.5 होता है, 2 है तो क्या है 71 है, इसको क्या कर देंगे हम लोग जोड़ देंगे, तो 32 32 64 हो जाएगा, और 64 जब हो जाएगा एक बदले 64 हो जाएगा, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, और 7 और 6 13 हो जाएगा, तो 135 आ जाएगा, 135 बटा इतना मतलब क्या आ जाएगा 0.1 इज द करेक्ट आंसर, मोल की संख्या ये आ जाएगा, क्योंकि मोल बराबर क्या होता है फार्मूला गिवन मास बटा फार्मूला वेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, है ना, ध्यान रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चीनी के इतना में मोल की संख्या निकालना है, आराम से गिवन मास 3.42 और बटा फार्मूला वेट चीनी का 342 होता है, भाग देकर आप निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल अंश का इकाई क्या होता है, मोल अंश का इकाई कोई नहीं होता है सर, यूनिट लेस होता है, मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस होता है, क्योंकि मोल बटा मोल होता है वो खुद ही कट जाएगा, यूनिट लेस होता है। 66 H3PO3 है, बहु H3PO3 है, ध्यान से देखिएगा सर, H3PO2 H3PO3 H3PO4 H2SO4 है ना, H2SO4। ध्यान से देखिएगा छोटू कि अगर हम इसके बेसिसिटी की बात करें, भास्मिकता की बात करें, बेसिसिटी की बात करें, तो जितना ऑक्सीजन होता है उससे एक कम, 2 ऑक्सीजन है तो एक कम, इसका बेसिसिटी भास्मिकता क्या होगा 1 होगा, इसका भास्मिकता 3 ऑक्सीजन है तो ये घटा दीजिए 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका बाबू यहां पर H2SO4 में ध्यान रखिएगा कि
H प्लस कितना डोनेट कर सकता है, 2 कर सकता है, तो इसका बेसिसिटी कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि H3PO3 है, तो H3PO3 क्या है, H3PO3 डाई बेसिक है। कौन बेसिक है, डाई बेसिक, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ये ध्यान रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, है ना, बिना समय लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में ट्राई बेसिक कौन है, तो ऑक्सीजन की संख्या इसमें 4 है, H3PO4, डी इज द करेक्ट आंसर। H2SO4 डाई बेसिक होता है, ध्यान रहे, तो क्या हो जाएगा, ये फास्फोरस के एसिड में कह रहा है H2SO4 है, तो डाई बेसिक 2 होगा, ठीक है ना। अभी हम लोग किया इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन CH3COH का बेसिसिटी है, और CH3COH का बेसिसिटी तुमसे कह रहा है ना, तो ध्यान रहे इसमें OH कितना है, एगो है ना, तो यही तो होता है बेसिसिटी, यही क्या होता है बेसिसिटी, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। NaOH का एसिडिटी, देखिए अगर एसिड रहे तो उसका बेसिसिटी होता है, बेस रहे तो एसिडिटी होता है, तो OH की संख्या कितना है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, इसका एसिडिटी 1 हो जाएगा। तो ध्यान रहे एसिड रहेगा तो जितना H प्लस त्यागता है, जितना OH होता है उसकी संख्या के बराबर क्या होता है, बेसिसिटी होता है। एसिड के लिए बेसिसिटी यूज किया जाता है, एसिड के लिए बेसिसिटी भास्मिकता यूज किया जाता है, और बेस के लिए एसिडिटी अम्लीयता यूज किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है MgOH के वोल्टेज का एसिडिटी कितना हो जाएगा, 2, OH की संख्या 2 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 72 कहता है वह अवयव जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, विलय कहते हैं, है ना। किसी विलयन में जिसकी मात्रा कम हो तो उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक हो उसको सॉल्वेंट कहते हैं। कह रहे इतना ग्राम H2SO4 500 ml विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता निकालना है। मोलरिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, आप खुद कर सकते हैं, या इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये है कि वेट ऑफ H2SO4 4.9 ग्राम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml है, मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का 98 पता है, मोल निकाल लिया गया है सॉल्यूट का कितना है 0.05, फिर मोलरिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुणे 1000 ml में होना चाहिए, तो 0.05 मोल हो गया बटा 500 गुणे 1000 कैलकुलेट करके 0.1 मोलर आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ये आप खुद से भी कर सकते हो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा हम लोग किए हुए हैं। कह रहा है कि यदि 60 ग्राम NaOH 500 ग्राम जल में घुला है, विलयन की मोलरता क्या होगा, है ना। ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। ग्लूकोज, यूरिया और चीनी के लिए वान टॉप गुणांक क्या होता है, वान टॉप फैक्टर पूछ रहा है सर, यूरिया हो, ग्लूकोज हो, चीनी हो, सभी जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सबको वान टॉप गुणांक का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ग्लूकोज भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वान टॉप गुणांक 1 होगा। सर यूरिया भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वान टॉप गुणांक 1 होगा। सर चीनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वान टॉप गुणांक क्या होगा, 1 होगा, मतलब कि 1 1 1 बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि NaCl का तुल्यांकी भार क्या है, तो NaCl का तुल्यांकी भार बताना है भाई, तो NaCl के जब इक्विवेलेंट वेट तुमको निकालना है तो ये बताओ कि इसका वेट ले लेंगे तो NaCl तो इसका हो जाएगा 23 प्लस कोलिन का 35.5 होता है, 35.5 होता है, ठीक है ना, बटा n फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ दीजिए, देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अणुसंघ के गुणधर्म नहीं है, कौन ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, वेपर प्रेशर नहीं है, बाकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, RLVP होता है ना कि वेपर प्रेशर, ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह क्वेश्चन काफी ज्यादा किए हुए हैं, याद रहे। कह रहा है कि 100 ग्राम CO3 को 800 ग्राम जल में मिश्रित कर एक विलयन बनाते हैं, यदि विलयन का घनत्व इतना है तब विलयन का मोलरता निकालना है। भाई साहब यहाँ पर तुमको क्या करना है कि जल 800 ग्राम है और 100 ग्राम क्या है CaCO3 है, ये हो जाएगा सॉल्यूट, ये हो जाएगा सॉल्वेंट, दोनों जोड़ दीजिएगा सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन का घनत्व यहाँ पर दिया है जिसके माध्यम से हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे, और वॉल्यूम निकालने के बाद तुरंत हम लोग मोलारिटी का फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। माने कहने का मतलब है कि सॉल्यूट 100 ग्राम है और सॉल्वेंट कितना है, सॉल्यूट कितना ग्राम है 100 ग्राम है CaCO3 और सॉल्वेंट कितना है साहब 800 ग्राम है, दोनों को जोड़ देंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जोड़ेंगे तो 80 प्लस 800 900 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। डेंसिटी के माध्यम से तुमको दिया है डेंसिटी सॉल्यूशन के 1.8, तो मोल ऑफ सॉल्यूट भी निकाल लिया गया, 1 आ गया। अब हम लोग जानते हैं डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम का फार्मूला लगा के हम लोग क्या कर, वॉल्यूम मास बाई वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, तो हम लोग वॉल्यूम निकाले हैं,
डेंसिटी को इधर करके यहाँ पर कैलकुलेट किए तो वॉल्यूम कितना आ गया 500 आ गया और आराम से मोलारिटी निकाल लिए हैं। मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, ml में 1000, फिर कैलकुलेट करके कितना आ गया आंसर 2 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर है ना। ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। ये दोबारा हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 22.4 लीटर है ना। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है BaCl2 का क्वांटम फैक्टर कितना होगा, तो नंबर ऑफ आयन कितना आएगा Ba 1 और 2 को कुल आएगा तो 3 आएगा। 3 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि K3 एफिशिएंट का होल 6 का क्वांटम पूर्णांक क्या होगा। पोटेशियम 3 है, कॉम्प्लेक्स कितना है, यहाँ से बक्स बंद होगा 1 है तो 3 1 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 इज द करेक्ट आंसर। कैसे, पोटेशियम 3 को है अलग हो जाएगा और ये बक्स के साथ अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 हुआ, ये 1 4, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोक्साइड जल में अघुलनशील होता है। बाबू हम लोग को ये बात नहीं जानते हैं आप, तो ये ध्यान रहे कि वी नो दैट सोल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। अगर एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स का बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। जैसे Be बेरिलियम का 4 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, कैल्शियम का 20 होता है परमाणु संख्या। तो यहाँ पर कैल्शियम का इधर से इधर आ रहे हैं हम 4 12 20, तो इसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो कौन नहीं भूलेगा बाबू, बेरिलियम वाला। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इस हिसाब से इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होना चाहिए दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर BeOH के वोल्ट वाइज होगा, है ना। ये ध्यान रहे, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगा। कह रहे हैं कि कौन अघुलनशील है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, BeOH के वोल्ट वाइज होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 0.3 मोलर H3PO4 बिलियन की नॉर्मलता निकालना है। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि सर मोलारिटी मुड़े n फैक्टर, तो आ जाओ यहाँ पर n फैक्टर, तो मोलारिटी कितना है 0.3 है और ये H3PO4 के n फैक्टर कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन से कम 3 हो जाएगा तो 0.9 हो जाएगा। ये दोबारा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह अवयव जो बिलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे सोलवेंट कहते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर, सोलवेंट कहा जाता है। कह रहा है क्वेश्चन कि 0.49 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल 100 ml बिलियन में घुला है, बिलियन की नॉर्मलिटी निकालना है। देख दोस्त, यहाँ पर तुमको क्या दिया, सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, कितना ग्राम है, तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, गिवन मास इसका है, तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूट मान लेंगे, इसको सॉल्यूट है नहीं। यहाँ पर 100 ml बिलियन है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml ले लिए, 100 ml ले लिए, और यहाँ पर मोल ऑफ अगर सॉल्यूट निकाला जाए H2SO4 का सॉल्यूट निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, दिया गया द्रव्यमान 0.49 है, 0.49 है। अब बटा तुमको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला कितना होता है, 98 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब देखो हम लोग को मोलारिटी कह रहा है निकालने के लिए, तो मोल क्या है 0.49 अब बटा 98 अब बटा वॉल्यूम सॉल्यूशन 100 ml है, 1000 से भाग दे दो ताकि लीटर में चेंज हो जाएगा, तो 0.49 अब बटा 98 और ऊपर 1000 और नीचे 100 हो जाएगा। तो 2 0 से 2 गया, बच गया 10, है ना। तो इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो इस 10 में 0.49 से गुणा करोगे तो 4.9 बटा 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 98 हो जाएगा ना। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, कैलकुलेट कर लेंगे। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 बटा 2 आ जाएगा, 1 बटा 20 आ जाएगा, दशमलव हटाने के बाद, है ना। 1 बटा 20 आ जाएगा और 1 बटा 20 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 0.05 के आसपास हो जाएगा, है ना। चलो कितना आ जाएगा देख लीजिए, 1 बटा 20 है ना, तो 1 बटा 20 मतलब क्या हो जाएगा, 1 बटा 20 का मतलब हो जाएगा 0.05 आएगा, है ना। ये आंसर होगा, ठीक है ना, 0.05 आना चाहिए, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, मोल निकाले है ना, इस क्वेश्चन में केवल मोल निकाले थे। अभी हमसे नॉर्मलिटी पूछ रहा है, ठीक है ना, हमसे क्या पूछ रहा है भाई, नॉर्मलिटी पूछ रहा है। चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं इत्मीनान से, ठीक है ना, इत्मीनान से कर लेते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, बना ही लेते हैं इसको आराम से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, कितना है साहब, 100 ml है, लो, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है, H2SO4 है, जो कि क्या है, H2SO4 है, क्या हो जाएगा 0.49 ग्राम। इसी का मोल भी निकाल लेते हैं, है ना। तो गिवन मास 0.49 अबाटा फार्मूला वेट H2SO4 का कितना होता है, 98 होता है। मतलब कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर इसको वैसे ही रहने दिया जाए, फिर कैलकुलेशन हम लोग कर भी सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको 49/98 दशमलव नीचे हटा दिए हैं तो 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा दुई मर्त में, तो 1 क्या हो जाएगा, 200। चलो ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अभी तो ये वेट के बाद हम मोल निकाले हैं, तो जब भी तुमसे नॉर्मलिटी पूछे ना तो पहले मोलारिटी निकाल लो। मोलारिटी निकालोगे तो आसानी से नॉर्मलिटी निकल जाएगा, केवल n फैक्टर से गुणा करना होता है। तो मोलारिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 1/200 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है भाई, 100 ml है, और ये चाहिए लीटर में, इसलिए 1000 से भाग भी दे दिया गया। कैलकुलेट करने के बाद पहला बटा दूसरा और चौथा बटा तीसरा वाला कॉन्सेप्ट हम लोग इस माध्यम से क्या कर देंगे, हम लगा लेंगे। तो 2 0 से 2 एक यहां से गया, माने ये खत्म हो जाएगा। 1/20 आया, 1/20 बोले तो 0.05 है ना। तो ये मोलारिटी आया, हमको चाहिए नॉर्मलिटी, जो कि हम लोग जानते हैं कि मोलारिटी गुणे n फैक्टर होता है। तो मोलारिटी आ गया तुम्हारा 0.05 इनटू n फैक्टर, H2SO4 का n फैक्टर एसिसिटी कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ 2 से हम लोग गुणा भी कर देंगे, तो 0. क्या आ जाएगा, 1 के आसपास आ जाएगा। मतलब कि C इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 ग्राम विलय, 10 ग्राम विलय माने वेट ऑफ सॉल्यूट तुमको दिया है, कितना ग्राम साहब, 10 ग्राम दिया है। ये किस रूप में है, CaCO3 के रूप में है, नो डाउट, है ना। 250 सीसी बिलियन माने सीसी माने बिलियन ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी तुमको दिया है 250 सीसी, जिसको हम लोग 250 ml भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, इसमें हम लोग बिलियन में उपस्थित है, तब बिलियन की नॉर्मलिटी निकालना है। तो अभी आपको बताएं कि सबसे पहले नॉर्मलिटी निकालना, तो सबसे पहले मोलारिटी निकाल के n फैक्टर से गुणा कर दो, सबसे आसान तरीका। तो यहां पर पहले इसका मोल निकाल लेते हैं सॉल्यूट का। तो गिवन मास 10 बटा फार्मूला वेट CaCO3 का भाई साहब 100 होता है, जिसको लिख सकते हैं हम लोग 1/10, है ना। तो मोलारिटी निकाल लो, मोलारिटी बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250/1000। कैलकुलेट करेंगे तो पहला बटा दूसरा चौथा 1000 बटा 250, है ना। यहाँ पर 1 0 2 0 2 0 गया, तो बच जाएगा तुम्हारा कितना, 10/25 माने कि 2/5 आ गया। तो अब नॉर्मलिटी निकालना है, तो मोलारिटी गुणे n फैक्टर, तो मोलारिटी 2/5 है, n फैक्टर CaCO3 का 2 होता है, टूटेगा तो Ca2 + 4 जाएगा, 2 होता है, तो यह 2 हो जाएगा। तो 4 क्या आ जाएगा, 5 आएगा, 0.8। इसको अगर काटते हो 4/5 को तो 0.8 आएगा। 86 नंबर क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 0.01 मोलर ग्लूकोज विलियन की तुलना में 0.01 m मोलर MgCl2 विलियन के हिमांक में अनमन है।
कह रहा है कि सेम होगा कि अबाउट 2 गुना होगा कि 3 गुना होगा कि 6 गुना होगा। देखो भाई दोनों का वैल्यू मोलर कंसंट्रेशन सेम दिया है 0.01, इसका भी 0.01 है। अब ग्लूकोज का एन फैक्टर, ग्लूकोज का एन फैक्टर 1 होगा और MgCl2 का मैग्नीशियम और 2 को 3 होगा। तो यहां पर किसकी तुलना कर रहा है? विलियन के हिमांक में अनमन की, जो कि नंबर ऑफ आयन पर डिपेंड करता है। तो उसके तुलना में उसका 1 है और इसका 3 है, तो 3 गुना ना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कितना गुना हो जाएगा? लगभग 3 गुना हो जाएगा, है ना, इसकी हिमांक में अनमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अणुओं के गुणधर्म है? चलिए ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑस्मोटिक प्रेशर, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 15 ग्राम मिथाइल अल्कोहल 35 ग्राम जल में घुला है, विलयन में मिथाइल अल्कोहल का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना। इस तरह क्वेश्चन हम लोग किए हैं, आप खुद बनाएंगे, आपके लिए वर्क कराएगा ये। इसका आंसर 30% आएगा, आप चेक करिए कैसे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एक बिलियन 1 मोल अल्कोहल और 4 मोल जल को रखता है। बिलियन में जल और अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो आपको पता है कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होकर मोल ऊपर बटा कुल ही मोल। तो दोनों कंपोनेंट जल अल्कोहल का मोल दे ही दिया है कि 1 मोल अल्कोहल है 4 मोल जल है, तो आप खुद निकाल लीजिए इसको। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.2 H2SO4 की मोलरता बताना है ना। 0.2 ठीक है ना, N है, यहाँ पर नॉर्मलिटी दिया है, ठीक है ना, 0.2 N है, ठीक है ना, नॉर्मलिटी दिया है यहाँ पर 0.2, है ना। तो और मोलरिटी क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी गुणे n फैक्टर। तो मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा? नॉर्मलिटी बटा n फैक्टर। तो नॉर्मलिटी तो गिवन है 0.2 बटा H2SO4 का n फैक्टर 2 होता है, तो 0.1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 5 ग्राम NaOH युक्त इतना ml बिलियन की मोलरता क्या है? मोलरिटी निकालना है, सिंपल है साहब। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ऊपर किए, आप खुद करेंगे। ऑप्शन है 0.1, 0.5, 1 और 2। तो इसका आंसर 0.5 आएगा, आप खुद चेक करिए। 0.5 आएगा, आप चेक करिए कैसे आएगा सॉल्यूशन के माध्यम से। कह निम्न में से किस, है ना, 0.1 मोलर बिलियन का हिमांक न्यूनतम होगा? हिमांक न्यूनतम को हरा, ध्यान से देखिएगा ये कॉन्सेप्ट कि नंबर ऑफ आयन बढ़ेगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, आयन बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रहे, तुमसे कह रहा है कि ना फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। यहां पर देखिए क्या है, आयन बढ़ेगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, आयन की संख्या बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, आयन की संख्या बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? घटेगा। आयन की संख्या बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। आयन की संख्या बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। तो यहां पर कह रहा है कि सबकी मोलरिटी इतना है, हिमांक न्यूनतम किसका है? हिमांक न्यूनतम किसका है? तो जिसमें आयन ज्यादा है उसका हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या है? ज्यादा है, क्योंकि यहां पर क्या कह रहा है? लोएस्ट कह रहा है। तो आयन की संख्या किसमें ज्यादा है? अगर इसको तोड़ते हैं तो 2 को पोटेशियम को सल्फेट 3 आएगा, इसको तोड़ते हैं तो 2 आएगा, ग्लूकोज का 1 होता है, इसका भी क्या होता है? 1 होता है। तो जिसमें आयन बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? लोएस्ट होगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 94 क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है निम्नलिखित में किस 0.1 मोलर बिलियन का हिमांक न्यूनतम होगा? है ना, ये क्वेश्चन अभी हम लोग किए, है ना, एकदम सेम क्वेश्चन है। इसमें आयन की संख्या ज्यादा है तो इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें सेम क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि 1 मोलर यूरिया, 1 मोलर ग्लूकोज और 1 मोलर सोडियम क्लोराइड के लिए हिमांक में अवनमन का अनुपात क्या होगा? एकदम सेम कॉन्सेप्ट पर है, आप इस क्वेश्चन को खुद करेंगे, है ना। यूरिया का आपको पता है नंबर ऑफ आयन 1 होगा, ऑर्गेनिक है, ग्लूकोज का 1 होगा, सोडियम क्लोराइड का Na+Cl- 2 होगा। आप खुद बनाइए क्वेश्चन को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने कि एक 500 ग्राम, चलिए देखिए इसको देखते हैं हम लोग। एक 500 ग्राम टूथपेस्ट के नमूने में फ्लोराइड की सांद्रता 0.2 ग्राम है, तो ppm स्तर पर फ्लोरीन की सांद्रता क्या होगी? माने ए 500 ग्राम टूथपेस्ट सैंपल है,
इतना ग्राम फ्लोराइड कंसेंट्रेशन। व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इन टर्म ऑफ पीपीएम। आपको पता है पार्ट पर मिलियन बोलते हैं, ठीक है ना, ये पता है वेट ऑफ सॉल्यूट होता है, अब वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है, गुणे 100 नहीं होता है, 10 के पावर 6 होता है। एकदम ये फार्मूला बेस है, ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बिना समय लिए हम इसको देख रहे हैं हिंट के माध्यम से कि पीपीएम बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्यूशन गुणे 10 के पावर 6। तो यहाँ पर तुमको सॉल्यूट के रूप में फ्लोराइड है, कंसंट्रेशन 0.2 है, बटा सॉल्यूशन कितना है भाई 500 की बात कह रहा है, कितना ग्राम की बात कह रहा है, 500 ग्राम की बात कह रहा है। तो वही चीज यहाँ पर क्या है भाई साहब, यहाँ पर 500 ग्राम है, ठीक है ना, यहाँ पर ठीक है ना 500 ग्राम है और 10 के पावर 6। इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना रहा है, तो कैलकुलेशन के बाद अब आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन भी कर लेते हैं कि अगर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 बटा यहाँ से दशमलव हटा दिया गया है इसलिए 10 आया है, ये 2 बटा 500 गुणे 10 दशमलव यहाँ से हटाया गया है, गुणे 10 के पावर 6 को यहाँ पर 10 के पावर 6 को 6 टाइम्स 0 लिख दिया गया है, 2 2 4 5 1 6। अब यहाँ से 3 जीरो को हटा दीजिए तो यहाँ से 3 जीरो हट जाएगा, तो ओवरऑल कैलकुलेशन के बाद कितना आ जाएगा आपका 2000 आ जाएगा, और 2000 जब आ जाएगा बटा 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 400 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना, तो 400 के आसपास आएगा, है ना। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कारण नॉर्मलता की इकाई क्या होती है, मोल पर इक्विवेलेंट, मोल पर इक्विवेलेंट, मोल पर किलोग्राम, मोल पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, मोल पर लीटर नहीं होता है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, क्योंकि नॉर्मलिटी बराबर फार्मूला होता है, देखिए नॉर्मलिटी बराबर फार्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये लीटर है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट पर लीटर ये ऊपर चला जाएगा, तो इक्विवेलेंट पर लीटर या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, एकदम फार्मूला बेस्ड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं हम लोग कि 9 ग्राम जल 120 ग्राम एसटी का अम्ल खुला है, जल की मोल अंश निकालना है, ये बन जाएगा, बनाए भी हैं हम लोग ऊपर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को निम्नलिखित में किस यौगिक का क्वांटम पूर्णांक K4, निम्नलिखित में किस यौगिक का क्वांटम पूर्णांक इसके बराबर है ना। तो देखिए इसको तोड़ेंगे तो पोटेशियम 4 मिलेगा प्लस एक ये कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा, तो कितना आएगा 5। तो इसमें चेक करेंगे किसका 5 है, तो एल्युमिनियम 2 है, सल्फेट 3 है, इसी का क्या आएगा भाई 5 आएगा, सी इज द ए इज द करेक्ट आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखो 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल में गैस की विलयता निर्भर करती है, बाबू नेचर ऑफ गैस पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी, प्रेशर पर भी डिपेंड करता है, मतलब कि ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, है ना। 100 नंबर क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। कह रहे हैं किसी विलयन का नॉर्मलता, तो नॉर्मलिटी बराबर अभी फार्मूला हम लोग देखे हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कौन सा गुण आदर्श विलयन दर्शाता है, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, जिसमें डेल्टा H डेल्टा V मिक्सिंग जो होता है वो 0 के बराबर होता है, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। कारण देखिए में कौन जोड़ा आदर्श विलयन नहीं बनाता है, आदर्श विलयन बहु इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड बनाता है, ब्रोमोबेंजीन आयोडोबेंजीन बनाता है, बेंजीन टोलुइन बनाता है, इथाइल आयोडाइड और इथाइल अल्कोहल, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, डी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रहे डी इज द करेक्ट आंसर। ये आदर्श विलयन का उदाहरण नहीं होता है ना। चलिए आप 103 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग कर लिए, इसके आगे अभी हम करेंगे साफ चल रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में कौन राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है? नेगेटिव डेविएशन को प्रदर्शित करता है राउल्ट नियम से, ठीक है ना। एसीटोन क्लोरोफॉर्म ये पॉजिटिव डेविएशन होता है, एसीटोन बेंजीन है ना ये नेगेटिव डेविएशन होता है, ठीक है ना। चलो क्लोरोफॉर्म एंड ये बहुत सारे एग्जांपल हम लोग क्लास में किए हुए हैं, उस एग्जांपल को आप अच्छा से देखो भाई, है ना। देखिए यहाँ पर बताया भी गया है पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन के ये उदाहरण है, बेंजीन एसीटोन है ना, आपके ग्रुप में ये सब सेंड किया गया है, आप इस चीज को आराम से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट का समप्राशी विलयन होता है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है, वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विलयन के अणुओं का अर्धपरिक्रम्य झिल्ली को पार करना कहलाता है, ओस्मोसिस कहलाता है, परासरण कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? परासरण कहलाता है ना। तो 106 नंबर क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा, ऑस्मोसिस हो जाएगा, परासरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नंबर हम लोग 7th की तरफ बढ़ेंगे। 107 समुद्र जल का अलवणीकरण किया जाता है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। सब इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, माने डिस्टिलेशन ऑफ सी वाटर कैन बी डन बाय रिवर्स आरओ ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है कि जल के लिए मोलर ओनियन स्थिरांक 0.52 होता है ना। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, है ना, याद रहे डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि जब 10 ग्राम अवाष्पशील विलय को 100 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है तो उसका क्वथनांक 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है, तब विलयन का अणु भार निकालना है। भाई साहब ये फार्मूला बेस है, सबसे पहले अवाष्पशील विलय का मात्रा दिया है, कितना ग्राम है? 10 ग्राम है ना, जो कि 10 ग्राम बेंजीन में इसको क्या किया जा रहा है? घोला जाता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के कितना हो जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तब विलय का सॉल्यूट का अणु भार निकालना है। देखिए साहब यहां पर ध्यान से देखिएगा कि यहां पर तुमको मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम दिया है, ठीक है ना, और सोलवेंट कितना ग्राम है? 100 ग्राम है ना। जब इसको ऐड किया जाता है तो उसका डेल्टा टीवी कितना है? 1 हो जा रहा है बढ़ के, है ना। तब करें मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको वाट माने निकालना है, जिसको यहाँ पर Ma लिखा गया है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है Ma बराबर Kb इंटू WA इंटू 1000 बट्टा डेल्टा टीवी इंटू WV। अब क्या किया गया है? केवल डायरेक्ट मान को रखा गया है 2.53 गुणे 10 गुणे 1000, सभी मान को यहाँ पर क्या कर दिया गया है? आराम से Kb का मान दिया है, तो क्वेश्चन में Kb का मान जो दिया है ना, जो Kb बेंजीन के लिए दिया है यहाँ पर Kb फॉर बेंजीन कितना है? 2.53। इसी चीज को यहाँ पर फॉर्मूला में रख दिया गया है 2.53 गुणे यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट भी है, वेट ऑफ सॉल्यूट भाई 10 ग्राम है, उस 10 ग्राम को यहाँ पर रख दिया गया है और गुणे 1000 फॉर्मूला में है, बटा डेल्टा टीवी 1 होता है क्वेश्चन में, और वेट ऑफ यहाँ पर 100 ग्राम जो कि आपको बेंजीन के लिए दिया गया है, ठीक है ना, जो सोलवेंट है ना, जो सोलवेंट है उसको रख दिया गया है। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना निकाला गया है? कैलकुलेट करने के बाद 253, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका आंसर? 253। ऑप्शन विल बी डी, डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो एकदम सिंपल है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो बिना समय लिए इस चीज को आपको इसके माध्यम से क्लियर कर दिया गया। भाई साहब ये फार्मूला हम लोग क्लासेज में पढ़े हुए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखिए जब 100 ग्राम जल में 10 ग्राम अवाष्पशील विलय को घोला जाता है तब विलयन का क्वथनांक इतना केल्विन हो जाता है। अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान निकालना है, एकदम सेम कंसेप्ट पर ये भी क्वेश्चन है। देख लीजिए कि वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया है बाबू, वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को दिया है कि 10 ग्राम है सर, है ना, और वेट ऑफ सोलवेंट 100 ग्राम है। Kb दिया है जल के लिए, हम लोग जानते भी हैं कि 0.52 होता है। डेल्टा टीवी निकाल लिया गया है
कि 300 इतना माइनस इतना तो 2 आएगा, 375 माइनस 373 जो कि दिया हुआ है 2 आ गया, और फिर वही कॉन्सेप्ट पर फॉर्मूला रख के ये कैलकुलेट करके 26 ग्राम यहाँ पर निकाल लिया गया। 26 इज द करेक्ट आंसर, ग्राम पर मोल, है ना। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ठीक है ना। हम लोग ऐसे में जानते भी हैं जो केवी होता है जल के लिए 0.52 होता है, उस मान को इसको बनाया गया है। न्यूमेरिकल है, इस पर ज्यादा समय देने की जरूरत भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में इतना की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक इतना है, विलयन का मोलर द्रव्यमान निकालना, विलय का मोलर द्रव्यमान निकालना। सेम उसी तरह के क्वेश्चंस में है, आप क्लास में इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत सारे किए हैं, आप प्रैक्टिस करिए, है ना। ये चीज दिखाया भी गया, ग्रुप में सेंड भी कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कल निम्नलिखित में किसके कम अर्ध परिक्रम झिल्ली से निकल पाते हैं, माने द पार्टिकल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सोलवेंट के कण बाबू पार करते हैं, केवल किसके, सोलवेंट। ए इज द करेक्ट आंसर। किसके कण भाई, सोलवेंट के कण पार करते हैं, सोलवेंट के कण पार करते हैं। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस विलयन का परासरण दाब सबसे अधिक होगा। हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ आयन बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। मोलरिटी सबका सेम है, इसको अगर तोड़ेंगे तो Na+Cl- में 2 आयन देगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये सब है तो 1 होगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नंबर ऑफ आयन यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। नेक्स्ट 114 नंबर क्वेश्चन कि क्वाटनरी विलयन में उपस्थित विलयन की संख्या होती है, विलय की संख्या होती है। क्वाटनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि 4 गो कंपोनेंट होगा, 4 गो कंपोनेंट जिसमें से सोलवेंट 1 होता है और 3 जो बच जाता है वो सबके सब सॉल्यूट होता है। तो इसमें आपसे विलय सॉल्यूट की संख्या पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा साहब, 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा। अगला कह रहा है कि H2SO4 का तुल्यांकी भार क्या होगा। तो H2SO4 का द्रव्यमान जो होता है फॉर्मूला में 98 होता है, इसका n फैक्टर से भाग दीजिएगा 2 से, तो 98/2 माने कि 49। ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, 49 आंसर आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, NaOH का तुल्यांकी भार पूछ रहा है, तो 40/n फैक्टर 1 होगा, OH की संख्या 1 है तो 40 हो जाएगा इसका, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विलय और विलायक के योग को कहा जाता है, विलयन कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है, विलयन कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन आदर्श घोल नहीं है। आदर्श घोल माने आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। बेंजीन टोल्यूइन होता है आइडियल सॉल्यूशन, मिथाइल अल्कोहल एसीटोन भी होता है ना। क्लोरोफॉर्म एसीटोन, सी इज द करेक्ट आंसर। कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड होता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। 118 नंबर क्वेश्चन का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम घोलक में माने सोलवेंट में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं। बाबू यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन में मोलर भी है और मोलर भी है, तो क्या निकालेंगे। यहाँ पर घोलक सोलवेंट 100 ग्राम है और 18 ग्राम ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज सॉल्यूट हो जाएगा, इसका मोल निकाल लेंगे। गिवन मास कितना है, 18 बटा ग्लूकोज का फॉर्मूला वेट 180 होता है, मैंने 0.1 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग अगर मोलालिटी निकालेंगे तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, 0.1 बटा वेट ऑफ सोलवेंट 1000 ग्राम है, आगे 1000 से गुणा करेंगे क्योंकि ग्राम में कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0.1 मोलर, तो 0.1 मोलर मतलब बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। 119 नंबर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 120 की तरफ आएंगे। 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अर्धपरागम झिल्ली से निकल पाते हैं। तो सोलवेंट निकल पाता है भाई, कौन निकल पाता है, सोलवेंट मॉलिक्यूल, ए इज द करेक्ट आंसर। सोलवेंट मॉलिक्यूल पार कर जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक है, किसका क्वथनांक सबसे अधिक है ना। तो सब के सब 1% है, ग्लूकोज 1 होगा, आयन की संख्या सुक्रोज भी 1 होगा, NaCl है तो 2 हो जाएगा, और
और यूरिया है तो 1 हो जाएगा। तो जिसमें आयन ज्यादा होता है मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर, है ना, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्ण लिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक में अवनमन उत्पन्न करता है? तो आयन की संख्या किसका हो जाएगा? सबसे ज्यादा ए हो जाएगा। आयन की संख्या सबसे ज्यादा K2SO4। इस तरह क्वेश्चन काफी ज्यादा हम लोग किए हुए हैं। क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। जीरो 0.3 मोलर कार्बोनिक अम्ल का नॉर्मलिटी है। मोलरिटी दिया है 0.3 और कह रहा है कार्बोनिक अम्ल माने H2CO3, हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो क्वांटम फैक्टर इसका कितना हो जाएगा? एन फैक्टर भी 2 हो जाएगा, 0.6 बी इज द करेक्ट आंसर, 0.6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि 500 ml बिलियन में इतना ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल डिहाइड्रेट है, बिलियन का नॉर्मलिटी क्या होगा? ठीक है ना, इतना ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेटेड जिसका फार्मूला है C2H6O6 इज डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी, है ना, व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी। तो सबसे पहले जब भी आपको नॉर्मलिटी निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं भाई? मोलरिटी निकाल लेते हैं। तो मोलरिटी अगर निकाल रहे हैं इसका तो मोल निकालेंगे इसका, तो इसका मोल क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक, यहाँ पर फार्मूला भी दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा 6.3 अवाटा, इसका 12 दूना 24 प्लस 6 हाइड्रोजन है और ये हो जाएगा 16 छक्के 96 अवाटा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? तो आपका 500 ml है अवाटा 1000, है ना भाई, कैलकुलेशन करना है ना। तो इतना अवाटा इसको जोड़ देंगे, ठीक है ना, ये प्लस है, दिस इज प्लस, तो 30 को हो जाएगा 24 और 6 30 और 96, 120 से 126, है ना, गुणा 1000 बटा 500, इसको काट दो भाई, है ना, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मोलरिटी निकल के क्या आ जाएगा? 126 into 2। तो आप जैसे मोलरिटी निकालिएगा तो नॉर्मलिटी कैसे निकालिएगा? तो जो मोलरिटी आएगा उसको ले लेना है और एन फैक्टर से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। एन फैक्टर इसके लिए कितना होगा? 2 होगा। जो वैल्यू आएगा उसके माध्यम से बना सकते हैं, है ना। आप कैलकुलेशन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर क्वेश्चन नंबर 125, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 125, निम्न कौन आदर्श घोल है? आइडियल सॉल्यूशन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन का उदाहरण होता है। किस सॉल्यूशन का उदाहरण होता है? आइडियल सॉल्यूशन का उदाहरण होता है। ये आपको लिस्टेड किया गया है, इसको आप अच्छा से पढ़िए। निम्नलिखित में किस 0.1 मोलर बिलियन का हिमांक न्यूनतम है? तो जिसमें आयन की संख्या ज्यादा होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसको तोड़िएगा तो 2 पोटेशियम सल्फेट 3 आएगा, इसको तोड़िएगा तो 2 आएगा, NaNO3 को तोड़िएगा तो 2 आएगा, इसको तोड़िएगा तो 3 को 2 को 5 को। डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 5 को आयन मिलेगा। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 ATM पर किसका हिमांक अधिकतम है? हिमांक माने फ्रीजिंग पॉइंट किसका अधिकतम है? तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका अधिकतम होता है जिसमें आयन की संख्या कम होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट उसका सबसे कम होता है जिसमें आयन की संख्या अधिक होता है। तो यहाँ पर आयन की संख्या क्या आएगा? 2 आएगा, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा आपका 4। तो कौन हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। 1 मिनट, आयन बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, है ना। आयन बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। यहाँ पर कह रहा है हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो आयन बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। तो सबसे कम आयन किसका है? तो ये हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। 127 नंबर के क्या हो जाएगा भाई? सी इज द करेक्ट आंसर। ये ध्यान रहे, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिखा भी दी गया है, नंबर ऑफ आयन घटेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा।
तो नंबर ऑफ आयन एक था, इसलिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। करे वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब बाहरी दाब माने वायुमंडलीय दाब 1 atm के बराबर हो जाता है, तो उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करे कि वह ताप जिस पर द्रव का परिवर्तन ठोस में होता है उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करे कि वाष्प दाब का औनमान, वाष्प दाब का औनमान माने एलवीपी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, शुद्ध विलायक वाष्प दाब के अनुपात को कहते हैं। तो यहाँ पर पी नॉट ए माइनस पीएस बटा पी नॉट ए, ये न होता है जिसको आरएलवीपी कहा जाता है, आरएलवीपी कहा जाता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ए इज द करेक्ट आंसर, आरएलवीपी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। 131 नंबर क्वेश्चन, क्रायोस्कोपी स्थिरांक का इकाई क्या होता है? केल्विन केजी पर मोल होता है, केल्विन केजी पर मोल। ए इज द करेक्ट आंसर, है ना, ए इज द करेक्ट आंसर। H2SO4 का तुल्यांकीय भार हम लोग जानते हैं 98 होता है। H3PO2 का भास्मिकता क्या होगा? ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो 1 होगा, 1 मोनोबेसिक। डी इज द करेक्ट आंसर। 134 नंबर, NaOH है मोनो एसिडिटी, मोनो NaOH है, OH की संख्या 1 है ना, मोनो एसिडिक बेस है। ठीक है ना, ए इज द करेक्ट आंसर। कास्टिक पोटास की अम्लीयता 1 होगा, NaOH है ना, क्या होगा? 1 होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन ऊपर भी किया है कि 250 सीसी माने ml बिलियन में जिसमें 120 ग्राम यूरिया घुला है, बिलियन की मोलरता बताना है, फार्मूला बेस है। हेनरी के नियतांक KH का मान क्या होगा? 137 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बाबू। हेनरी नियम के नियतांक माने KH का मान है ना, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। तो हेनरी के नियम में क्या होता है? डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से ये क्या होता है भाई? बढ़ता है। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 138 की तरफ बढ़ रहे हैं। विलियन का वाष्प दाब का अपेक्षिक औनमान, है ना, विलियन का वाष्प दाब का अपेक्षिक औनमान इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्वेंट, है ना, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, करेक्ट, है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होता है? RLVP होता है, RLVP, जिसको हम लोग लिखते हैं P नॉट A माइनस PS बटा P नॉट A, P नॉट A, है ना, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, माने इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इंफॉर्मेशन बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें से कौन राउल्ट के नियम के धनात्मक विचलन को प्रदर्शित नहीं करता है? प्रदर्शित नहीं करता है, प्रदर्शित नहीं करता है। बेंजीन एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, बेंजीन क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म आ गया तो सी इज द करेक्ट आंसर, जो नेगेटिव डेविएशन दिखाता है माने धनात्मक विचलन को नहीं दिखाता है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि बेंजीन और क्लोरोफॉर्म धनात्मक विचलन को नहीं दिखाता है माने ऋणात्मक विचलन को दिखाता है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन राउल्ट के नियम के धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है ना। वाटर नाइट्रिक एसिड आ जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, बेंजीन इथेनॉल, बी इज द करेक्ट आंसर। एसिड अगर आ गया, एसिड अगर आ गया, क्लोरोफॉर्म बेसिकली आ गया जनरली, तो वो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। एसिड किसी के साथ भी आ जाए तो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। इसमें कह रहा है कि धनात्मक विचलन देखना है ना, तो वाटर और बेंजीन और अल्कोहल हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। इंफॉर्मेशन बेस्ड है। तो 140 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, है ना। निम्नलिखित में कौन राउल्ट नियम के ऋणात्मक विचलन को दिखाता है? ऋणात्मक, तो ये तो धनात्मक दिखाता है, ये भी नहीं होगा। एसिड इसमें है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो ऋणात्मक विचलन को ये दिखाएगा, है ना।
जब एसिड आ जाएगा तो ऋणात्मक विचलन को दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंसेप्ट बताया भी गया है क्लासेज में। Na2SO4 का क्वांटम गुणनखंड क्या होगा? Na2SO4 अगर टूटेगा तो 2 सोडियम एगो सल्फेट में क्या हो जाएगा? 3, है ना? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलियन में संगुणित होने वाले विलय के लिए क्वांटम गुणनखंड होता है बाबू 1 से कम होता है। क्या होता है? 1 से क्या होता है? कम होता है ना? लेस देन 1। नेक्स्ट देखिए, बिलियन में विघटित होने वाले विलय के लिए क्वांटम गुणनखंड, है ना? बिलियन में विघटित होने वाले विलय का क्वांटम गुणनखंड क्या होता है? मोर देन 1 होता है, मोर देन 1 होता है। बाकी 4-5 क्वेश्चन आप खुद करिए। वह मिश्रण जो अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी बनाता है, माने द मैक्सिमम विच फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इज, है ना? इसके लिए सबसे अच्छा टेबल है ना? इस टेबल को याद रखिएगा। इस टेबल में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करने वाला कौन है? H2O है और C2H5OH है ना? एसीटोन है, माने CH3 के होल ट्वाइस CO प्लस CaH2 है, फिर CHCl3 और C2H5 है। ये जो है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को बताता है ना? मिक्सचर होता है। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन होता है? H2O प्लस HCl, H2O प्लस HI, H2O प्लस HNO3, H2O प्लस HClO4। तो इसी पर ये आधारित कुछ क्वेश्चन है, आप इस लिस्ट के माध्यम से आराम से बना सकते हैं, है ना? निम्नलिखित में किसका नॉर्मलता अधिकतम होगा? ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं, n फैक्टर के माध्यम से निकाल लेना, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में किस विलयन का परमाणु दाब सबसे ज्यादा होगा? नंबर ऑफ आयन बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल है ना? विलयन की मोलारिटी निकालना है, काफी क्वेश्चन हम लोग किए हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि BaNO3 के होल ट्वाइस, है ना? BaNO3 के होल ट्वाइस अगर टूटेगा तो 1 बेरिलियम और 2 ये, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना? 3 इज करेक्ट आंसर, है ना? तो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में लगभग 150 क्वेश्चंस किए हैं और इससे बाहर आने वाला नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप लोग ईमानदारी से इसको कंप्लीट कीजिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।